Assalamualaikum viewers, welcome to Learning Academy. Today the topic of our discussion is viruses. तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वायरस. कंप्लीट मच्योर इन्फेक्टियस नॉन सेलुलर पार्टिकल. कंप्लीट मच्योर इन्फेक्टियस मतलब कि एक मुकम्मल तौर पर मच्योर हो चुका है, जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिवाइड करने की स्टेज में रहता है कि जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होते हैं. इन्फेक्टियस पार्टिकल मतलब कि ये इन्फेक्शन काज करेगा ही, कि जब भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाता है, उसके अंदर दाखिल होता है, तो ये इन्फेक्शन ज़रूर काज करेगा. ठीक है. नॉन सेलुलर मतलब कि ये सेल नहीं है. तो अगर वायरस लिविंग नहीं है तो ये क्यों हम इसको कहते हैं कि ये डिवाइड करते हैं, तो इसका ये है कि ये ए सेलुलर होते हैं. ए सेलुलर होते हैं मतलब कि ये ख़ुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते. जिस तरह के बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ख़ुद को रेप्लिकेट कर सकता है. बैक्टीरिया के पास अपना मेटाबॉलिक सिस्टम होता है. बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है. बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं. वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है और डिवाइड हो जाता है बाय बाइनरी फिशन. वो ख़ुद को रेप्लिकेट कर लेता है, अपनी कॉपी तैयार कर लेता है. लेकिन अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस ने क्या करना है, वायरस के अंदर कोई बाइनरी फिशन नहीं होनी. जस्ट इसका जो न्यूक्लिक एसिड या वो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे, वो रेप्लिकेट कर जाएंगे और एक वायरस दो के अंदर चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो वर्ड ए सेलुलर का मतलब क्या है कि जो वायरस है वो ना तो कंप्लीट एक सेल है कि ये इंडिपेंडेंटली रह सके, और ना ही इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस कोई पाई जाती हैं, ना इनके अंदर साइटोप्लाज्म तक नहीं इनके अंदर पाया जाता. तो जिसकी वजह से ये सेल की किसी भी डेफिनेशन के अंदर नहीं आता. और सबसे बड़ी बात, इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती. किसी भी सेल का एक लिविंग होने के लिए, एक लिविंग उसको डिक्लेयर करने के लिए, तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो एक उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो ये है कि इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़रूर पाई जाए. ठीक है. तो वायरस के अंदर ये नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से ये क्या है, ये एक नॉन सेलुलर पार्टिकल है जो किसके अंदर इंक्लोज्ड है, एक प्रोटीन के कोट के अंदर. मतलब कि ये जो है नॉन सेलुलर पार्टिकल है, ऊपर क्या है, प्रोटीन कोड, और प्रोटीन के कोड के अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड. वो या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इवन के बैक्टीरिया के अंदर भी आरएनए और डीएनए एट अ टाइम दोनों पाए जाते हैं. लेकिन जो वायरस है उसके अंदर या तो आरएनए पाया जाएगा और या फिर डीएनए पाया जाएगा, दोनों नहीं पाए जाएंगे एक्सेप्ट मिमी वायरस. मिमी वायरस एक ऐसा वायरस है दुनिया का जिसके अंदर आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं. ठीक है. यहाँ तक हमने बात कर ली कि वायरस क्या होता है और इसकी डेफिनेशन हमने पूरी एक्सप्लेन कर लिया है. आई होप सो कि आपको समझ इसकी लग गई होगी. और रही बात डीएनए और आरएनए की, तो बाकी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर डीएनए या तो डबल स्ट्रैंडेड पाया जाएगा और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाएगा. ठीक है. लेकिन वायरस एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा इन्फेक्टियस पार्टिकल है जिसके अंदर डीएनए जो होगा वो डबल स्ट्रैंडेड भी पाया जा सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी पाया जा सकता है, और इवन के आरएनए जिसकी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाए, लेकिन वायरस के अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में भी पाया जाता है. जिस तरह हमें पता है ना कि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, लेकिन वायरसेस के अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है. ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप इसको याद रख सकते हैं. सो एट द टाइम ऑफ लॉइस पास्चर के दौर में क्या था एक कॉन्सेप्ट वायरस के बारे में. लॉइस पास्चर और रॉबर्ट कोच के दौर में ये एक कॉन्सेप्ट था कि जो वायरस है ना, ये एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा पॉइजन पार्टिकल, ऐसा जहरीला पार्टिकल है जो सिर्फ, जिसका नाम सिर्फ एसोसिएट था कि ये काज करता है डिजीज़, बीमारी काज करता है, और उस बीमारी से इंसान की डेथ हो जाती है, किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स की और बैक्टीरिया की, उनकी डेथ हो जाती है. तो वायरस क्या है, एक तब लॉइस पास्चर और रॉबर्ट कोच के दौर में समझा जाता था कि वायरस एक ऐसा इन्फेक्टियस पार्टिकल है जो डेथ काज करता है, जस्ट डेथ, इसका कोई इलाज नहीं है. लेकिन प्रेजेंट इसका कॉन्सेप्ट कुछ और ही है. प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर एक ऐसा पार्टिकल है जो प्रोटीन कोट कंटेनिंग पार्टिकल है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है. न्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा,
और जो ये प्रोटीन कोट न्यूक्लियर एसिड कंटेनिंग पार्टिकल है, ये रेप्लिकेट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो किस तरह ये होस्ट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल और जो भी इनके अंदर रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनको इस्तेमाल करता है जो है ना प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग पार्टिकल, जो कि वायरस है, वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है, उस एटीपी को इस्तेमाल करता है जो सेल प्रोड्यूस करता है होस्ट का। ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल ही क्यों ना हो, उनके अंदर के सारे रिएक्शन होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो वायरस का जो है पार्टिकल, वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करता है और रेप्लिकेट कर जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। किस तरह रेप्लिकेट करता है, मतलब अपनी कॉपी तैयार कर जाता है। जो वर्ड रेप्लिकेट नहीं, रेप्लिका से निकला है। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, किसी भी चीज़ की कॉपी को उसका रेप्लिका कहते हैं। ठीक है, तो एक जो है पार्टिकल वो किस में चेंज हो गया, 2 के अंदर। ठीक है, तो वायरसेस किस तरह अपनी कॉपी तैयार करते हैं, किस तरह डिवाइड होते हैं, तो डिवाइड होते हैं बाय रेप्लिकेशन, नॉट बाय बाइनरी फिशन, नॉट बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जस्ट बाय रेप्लिकेशन। अपना जो है वो डीएनए या अपना आरएनए ये रेप्लिकेट कर जाते हैं और होस्ट के अंदर फिर एक नया प्रोटीन कोड बना लेते हैं अपने ऊपर, और एक वायरस के सेल से दो में चेंज हो जाते हैं। हम सेल तो नहीं कह सकते, हम इसको पार्टिकल कह सकते हैं। एक वायरस के पार्टिकल से ये 2 में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जो कि वायरसेस के साथ जो डील करती है, उसको हम कहते हैं वायरोलॉजी। अगर आप हायर क्लासेस में, जिस तरह अगर आपने बैचलर में या फिर मास्टर्स में बॉटनी स्टडी को कंटिन्यू रखा, तो आप ये ज़रूर पढ़ेंगे। और उसके अलावा अगर आपने बायो की कोई फील्ड रखी और उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर आप ये वायरोलॉजी एक सब्जेक्ट है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आप जस्ट वायरसेस की स्टडी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ड जो वायरस है ना, ये एक लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब था वीनोम। वीनोम का मतलब क्या है, वीनोम का मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। एक जहरीला जो फ्लूइड है उसका वो कहलाता है वीनोम। तो इसमें इसने क्या कहा कि वायरसेस क्या है, ये ए सेलुलर है, मतलब कि रिप्रोड्यूस करेंगे ओनली इन लिविंग बॉडी। मैंने पहले भी आपको बताया कि इनकी अपनी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती है, खुद कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता, ना ग्लाइकोलाइसिस ना क्रेब्स साइकिल, कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से इनके अंदर एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस होती। तो इन्होंने क्या करना है, जो होस्ट ने अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी से जो एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, उसको वायरसेस ने यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के बाद उसको उन्होंने यूटिलाइज करना है अपनी रेप्लिकेशन के लिए। तो ये रिप्रोड्यूस फिर किसके अंदर होंगे, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के की बॉडी के अंदर। अदरवाइज आप इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर अगर निकाल देंगे तो उन्होंने क्रिस्टलाइज कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, हम इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे वायरस की, कि कौन कौन से जो ऐसे साइंसदान थे, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को डिस्कवर किया। वैक्सीनेशन पे तो हमने सबसे पहले क्या बात की, फर्स्ट वायरल डिजीज़ जो थी, फर्स्ट वैक्सीन जो किसी इन्फेक्टियस डिजीज़ के ख़िलाफ़ आई, वो थी एक वायरल डिजीज़। तो एडवर्ड जेनर एक साइंसदान था, जिसने क्या किया, इसने एक मिल्क मैड जो कि भैंसों का दूध होता था, तो उसके हाथ पे काउपॉक्स, जिस भैंस का वो दूध होता था उसको काउपॉक्स था, उसको काउपॉक्स की बीमारी थी। तो उससे जब भी वो उसका दूध होता था तो उसके हाथों के ऊपर उस काउपॉक्स की जो पस है, वो जो पॉक्स की पस है वो गिरती थी। तो एडवर्ड जेनर ने उस मिल्क मेड के हाथ से वो जो पस सेल है वो रिमूव किए और 8 ईयर ओल्ड बॉय के अंदर वो इंजेक्ट करवा दिए। तो हुआ क्या कि उस बच्चे को काउपॉक्स वायरस हो गया, उसके अंदर वो इंजेक्ट हो गया और उसको काउपॉक्स की बीमारी हो गई। लेकिन ये बीमारी थी जानवरों वाली, जिसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर जो थे उनका इम्यून सिस्टम इसको बर्दाश्त कर गया और वो बच्चा उस बीमारी से हो गया रिकवर। और उसके बाद क्या हुआ कि 6 हफ्तों के बाद जेनर ने क्या किया कि ऐसा आदमी जिसको स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी, स्मॉल पॉक्स उस ज़माने में बहुत जानलेवा डिजीज़ थी और इसका कोई इलाज नहीं था और लोग इससे मर रहे थे। तो उसने उस स्मॉल पॉक्स था उसके पॉक्स सेल से पस जो थी वो रिमूव करवाई और उस बच्चे के अंदर वो भी इंजेक्ट करवा दी। तो हुआ क्या कि वो बच्चे को स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हुई। तो अब इसकी वजह क्या थी कि जो काउ पॉक्स की पस उस बच्चे के अंदर एंटर हो चुकी थी, तो उसने उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना दिया कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई और उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब उसको कभी भी ऐसी बीमारी जो कि
पस से, जो कि किसी पॉक्स वायरस की होगी, तो वो उसको नहीं होगी क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो इसने इस वर्ड को, तो इसको क्या कहा गया, इसको वैक्सीनेशन कहा गया, वैक्सीनेशन करना कहा गया। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में जो लतीन वर्ड में जो काऊ है उसको वैक्सा कहा जाता था। तो इसका जो लाइफ पोस्चर ना, उसने इसका नाम फिर इस टर्म का नाम उसने वैक्सीनेशन रख दिया। वैक्सीनेशन का मीनिंग क्या है? इनोकुलेशन अगेंस्ट डिजीज़, मतलब कि किसी भी डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो होती है वो बचाओ। तो अब हम बात करते हैं चार्ल्स चैम्बरलैंड का वर्क। ठीक है, तो 1884 में एक पोस्चर, लॉइस पोस्चर का एसोसिएट ही था चार्ल्स चैम्बरलैंड। उसने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो नहीं गुजर रहा किससे, फिल्टर पेपर से, बहुत बारीक पोर्सिलेन फिल्टर पेपर जिसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक जो होंगे वो सुराख होंगे। तो लेकिन जो वो एजेंट, वो जो रिस्पॉन्सिबल है, वो पार्टिकल्स जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, रेबीज़ के लिए। रेबीज़ एक डिज़ीज़ है जो कि इंसानों के अंदर फैलती है, डॉग्स के, ऐसे डॉग जिनको रैबिट डिज़ीज़ और रैबिट डॉग, फॉक्सीज, कैट्स और दूसरे एनिमल की बाइट से। तो वो जो रेबी के एजेंट थे ना, रेबी काजिंग पार्टिकल थे, वो पास कर रहे थे उस फिल्टर पेपर से। तो उन दिनों में क्या था कि जो वायरस ऐसा पार्टिकल माना जाता था जो बहुत ही छोटा और टॉक्सिक सब्सटेंस हो और वो डिजीज़ काज करता हो। तो उन अनसीन फिल्टरेबल, मतलब के रेबीज़ के वो पार्टिकल्स जो के पास हो रहे थे फिल्टर पेपर से, तो उस अनसीन फिल्टरेबल एजेंट को क्या कह दिया गया कि वो फिल्टरेबल वायरसेस हैं, वो वायरसेस उनको नाम दे दिया गया। तो उसके बाद हम बात करेंगे इवानोस्की का वर्क। तो इवानोस्की ने क्या किया कि इसने डिस्क्राइब किया कि वो एजेंट जो तंबाकू मोज़ेक डिज़ीज़ काज करते हैं। तंबाकू मोज़ेक डिज़ीज़ एक वो डिज़ीज़ है जो तंबाकू के प्लांट को अफेक्ट करती है, उसके ऊपर पिट्स बन जाते हैं और वो गड़े बन जाते हैं और वो प्लांट जो होता है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसने कहा कि वो एजेंट जो तंबाकू मोज़ेक डिजीज़ काज करते हैं वो भी फिल्टरेबल हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट लिया, मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर बैक्टीरिया ना हो, उसे हम बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट कहेंगे। तो उसने ग्राउंड अप इन्फेक्टेड प्लांट से लिया, मतलब वो प्लांट जिसको ये तंबाकू मोज़ेक वायरस था, वायरस की डिज़ीज़ थी जिसको इन्फेक्ट किया हुआ था। तो उसने क्या किया, उसने उस प्लांट को जो ग्राउंड करके, मतलब कि उसने उसको ग्राइंड किया। तो उसने उस ग्राउंड अप, मतलब कि ग्राइंड किए हुए इन्फेक्टेड प्लांट के जो पार्टिकल्स थे उसको उसने पास करवाया फिल्टर पेपर में से, जिसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता, बैक्टीरिया फ्री होता है। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि उसने फिर वो प्लेस्ड कर दिया जो कि सोल्यूशन था, उसने उसको प्लेस कर दिया एक हेल्दी तंबाकू प्लांट के ऊपर। तो उस प्लांट को क्या हो गई, वो प्लांट इन्फेक्ट हो गया तंबाकू मोज़ेक डिज़ीज़ से। मतलब कि जो है ये फिर बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, उसने इस चीज़ का हिसाब लगाया। और सिमिलर ऐसे ही एजेंट जो कि बैक्टीरिया से बहुत छोटे थे और बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट में से गुजर सकते थे, तो वो भी काज करते थे फुट की, माउथ की डिजीज़। तो उसने ऐसे फिर एजेंट को जो कि बैक्टीरिया से बहुत छोटे थे उनको नाम दे दिया गया वायरस का, उनको इंक्लूड कर दिया गया वायरसेस में, क्योंकि वो बैक्टीरिया नहीं थे। और जब उनको माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखा गया तो उसके अंदर कोई भी सेल जैसी क्वालिटी नहीं पाई जाती थी। आगे हम डिस्कवरी देखते हैं ट्वर्ट की एंड डी हैरले। ट्वर्ट और डी हैरले इन दोनों का इंडिपेंडेंट वर्क था। एक जो था ट्वर्ट, इसने 1915 की डिस्कवरी और इसकी है 1917 की डिस्कवरी। तो ट्वर्ट ने देखा कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ अचानक जो है वो लाइसिस में जा रही हैं, मतलब कि इसके सेल फट रहे हैं और एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में बहुत तेज़ी से ये चीज़ फैल रही है कि उनके सेल्स बिल्कुल ही फट रहे हैं, लेकिन हीट करवाने के बाद वो लिटी की प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो 1915 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। फिर उसके बाद डी हार्ले ने 1917 ने इस चीज़ फिनोमिना को रीडिस्कवर किया कि किस तरह लाइसिस होती है बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ की, किस तरह वो फटते हैं और सेल उनके बिल्कुल ही तबाह हो जाते हैं। तो उसने क्या देखा, डी हार्ले ने ये डिस्कवर किया और उसने बैक्टीरियोफेज वर्ड जो होता है वो डिस्कवर किया इस वायरस के लिए जो कि इस लाइसिस का काज बनते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है, बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियो
मीन बैक्टीरिया और फेज मीन ईटर। और सबसे इम्पोर्टेंट फॉर MCQs फॉर शॉर्ट क्वेश्चन इज स्टैनले वर्क। ये बहुत इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये बहुत शॉर्ट है और ये पेपर में भी आ सकता है। तो किसने डिस्कवर किया और MCQs ये ज़रूर आएगा, स्टैनले ने डिस्कवर किया क्या, क्रिस्टलाइज ने फर्स्ट टाइम किया तंबाकू मोज़ेक वायरस को। तंबाकू मोज़ेक वायरस को किसने क्रिस्टलाइज किया, स्टैनले। कब किया इसने, इन 1935 ही डिस्कवर्ड क्रिस्टलाइज तंबाकू मोज़ेक वायरस। और उसके बाद ये चीज़ पता लग गई कि वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड और इसके अलावा प्रोटीनीशियस कॉट भी पाए जाते हैं और किसी किसी वायरसेस में इन्वेल्प भी पाए जाते हैं, लेकिन सब वायरसेस में इन्वेल्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ही था हमारा टॉपिक। डिस्कवरीज हमने इसमें पढ़ी और हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा वायरस का। थैंक यू सो मच एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।